वेलकम टू स्टडी विंग्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी 59th में पूछा हुआ जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस को, और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटबुक में रखना है, जिसे बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये पूरा क्वेश्चन इस पूरे संदर्भ में नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें जो मेरा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो आपको जो नोट करना है, अपने आप एक नोटबुक रखिए अपने पास और उसमें नोट कीजिए 59 ऊपर लिख के, नीचे में नोट कीजिए 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए, उनके क्या प्रभाव हुए। तो इसमें भी आप जो नोट करेंगे, इसमें नोट करेंगे संथाल विद्रोह। अब इसमें जैसे संथाल विद्रोह जो हुआ था वो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें लगभग 10,000 संथाल थे जिन्होंने भाग लिया था। ठीक है, फिर इनके विद्रोह को कुचल दिया गया अंग्रेजों द्वारा। तो ये पूरा का पूरा पढ़ना है, क्योंकि चूंकि आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन पेपर को फिल्टर कर रहे हैं कि फिल्टर करके हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पे विशेष फोकस करना है और उसको अपने नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल लगभग एक साल गैप देके ये आते रहता है। पटना कलम चित्रकारी हो गया, पाल कला हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, ये सब आते रहता है एक ईयर गैप देके। तो इसको भी आप यहाँ पे नोट करेंगे, पटना कलम चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, किसान विद्रोहों के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसमें जो है, इसमें बोल रहा है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, इसमें किसान के लिए क्या महत्व था इस सत्याग्रह का। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें चंपारण सत्याग्रह लिखना होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमेशा पूछते रहता है। आइए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया। स्टूडेंट्स, अगर आप बीपीएससी का सिलेबस देखे होंगे मेंस का, तो उसमें आपको एक लाइन लिखा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में, मतलब कि इन तीनों के संदर्भ में विशेष क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए, इसके प्रिपरेशन के लिए आपको, अभी मैं बुक लिस्ट भी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, बट इसके लिए आपको एक अलग बुक लेना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम का गांधी नेहरू टैगोर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, बट इसको भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। ये भी सेम है, ये भी आपको उसी से आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि ये पर्टिकुलरली नेहरू जी के बारे में पूछ रहा है कि उनकी क्या भूमिका थी आधुनिक भारत के निर्माण में। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था हमारे देश के आज़ादी के लिए भी, हमारे आधुनिक भारत के निर्माण में भी बहुत सारा योगदान उन्होंने दिया था। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, कभी भी पॉलिटिकली कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ वही लिखना है जो आंसर में होना चाहिए। पॉलिटिकली कुछ भी नहीं लिखना है, चाहे आप आसपास में कुछ भी सुनते रहें, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई बहस नहीं है, आपको बिल्कुल उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर निर्मित राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, बिहार सरकार द्वारा इस संबंध में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें वो पूछ रहा है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय कार्य योजना में के अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि इसमें भारत सरकार ने निर्धारित किया है हानिकारक गैस के उत्सर्जन को कम करना, अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता
में लगातार वृद्धि करना, सोलार एनर्जी में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये आपको ये सारी चीजें जो भी भारत सरकार ने अभी पिछले 5-10 सालों में ये योजना, इस योजना के लिए, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी उसने कदम उठाए हैं, वो सारे डिस्कस करने पड़ेंगे। उसके अलावा बिहार के विशेष संदर्भ में, यानी कि बिहार के गवर्नमेंट ने लास्ट 10 ईयर में क्या क्या ऐसा कदम उठाया है, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका करंट से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे, बुक लिस्ट में शेयर करूंगा, उसके बाद पूरा प्लान शेयर करूंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन देख के उससे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ क्या क्या टॉपिक है जो 59th में पूछा था GS1 में, फिर क्या क्या टॉपिक है जो 60th में पूछा था। ऐसे हम लोग ईयर वाइज देखेंगे लास्ट 5 साल का, फिर आपको एक अनुमान होगा, एक आइडिया होगा कि हाँ इतने ये टॉपिक है, ये 25 टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो फिर उसको आगे देखेंगे उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुनिश्चित एवं संगठित स्थानीय स्तर की शासन प्रणाली के अभाव में पंचायतें एवं समितियां मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी रहती हैं और शासन का प्रभावशाली उपकरण नहीं बन पाती हैं। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए बोल रहा है और ये रिलेटेड है पंचायत समितियां से। आपको भी पता होगा कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में 1957 में सबसे पहले उन्होंने सिफारिश किया था 1957 में कि हाँ अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए भारत में। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन के कहने का यह मतलब है कि यहाँ पे पंचायत और समितियां तो हम लोगों ने बना दी है, जो कि शासन प्रणाली का एक अंग है, बट मुख्यतः क्या है कि वो राजनीतिक संस्थाएं बन के रह गई हैं, मतलब वो सिर्फ एक राजनीतिक संस्थाएं हैं, उसको हम लोग शासन के प्रभावशाली उपकरण के जैसे उसको उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में लोक स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाएं हैं, क्या आपके विचार से निजी क्षेत्र इस कमी अथवा दूरी को भरने में सेतु के रूप में सहयोग कर सकते हैं? आप कौन से अन्य उचित विकल्पों का सुझाव देंगे? देखिए फ्रेंड, ये क्या है कि ये आपको पूछ रहा है कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, तो उनमें बहुत सारे आप देखते होंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे जो अच्छे अच्छे या महंगे महंगे या फिर गंभीर बीमारियों के टेस्ट वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, वो अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि क्या प्राइवेट सेक्टर को ऐसा क्या क्या ऑप्शंस है जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है एक आम नागरिक के जीवन में अच्छा जीवन उनका बनाने के लिए, और एक सेतु के रूप में काम कर सकता है विद इन गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल फैसिलिटीज, ये दोनों में एक सेतु के रूप में काम हो, ना कि एक अपोजिशन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान संबंधों पर आतंकवादी गतिविधियों एवं आपसी अविश्वास के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए खेलकूद एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी सौम्य शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक किया जाना चाहिए, उचित उदाहरण सहित समझाइए। इसमें जैसे क्या है कि इसमें जो भी बोल रहा है, इसमें ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसमें एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, कभी भी पॉलिटिकली कुछ ऐसा नहीं लिखना है जो आप न्यूज डिबेट वगैरह में सुनते रहते हैं, बिल्कुल नहीं लिखना है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि राज्यसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी का यूट्यूब पे चैनल है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, उस पे इन गंभीर मुद्दों पे बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं और वो जो पैनलिस्ट के साथ होती है वो एक IAS ऑफिसर होते हैं या फिर एक अच्छे वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो हर एक सेक्शन के थ्रू बताते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो आपका स्टैटिक से रिलेटेड है, तो स्टैटिक हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग GS पेपर 2 का